श्रोताओं नमस्कार। आईआईटी कानपुर कम्युनिटी रेडियो 90.4 से मैं आपका बड़ा भाई मदन गोपाल वैजापुरकर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। मित्रों, स्वागत है आप सबका हमारे कार्यक्रम साक्षात्कार में। मित्रों, आपको मालूम होगा कि आजकल आईआईटी में 1966 बैच के जो पूर्व छात्र हैं उनका सम्मेलन हो रहा है। तो उसी सिलसिले में 1966 बैच के प्रोफेसर वीरेंद्र नाथ ग्रोवर जी आज आईआईटी में पधारे हुए हैं और हम लोग आज उनसे साक्षात्कार करेंगे, उनके बारे में जानेंगे, कुछ रोचक तथ्य वो बताएंगे। वीरेंद्र जी ने 1966 में बीटेक की शुरुआत करके 1971 में बीटेक कंप्लीट किया और फिर उसके बाद उन्होंने एमटेक ज्वाइन किया और 73 में एमटेक भी पूरा किया। और एक रोचक तथ्य आपको बता दें कि जो आईआईटी में आज विवेकानंद समिति है उसकी शुरुआत वीरेंद्र जी ने ही की थी 1967 में। उसके बारे में और भी बातें बताएंगे। तो आइए शुरू करते हैं उनसे साक्षात्कार वीरेंद्र जी से। नमस्कार वीरेंद्र जी। नमस्कार, अभिनंदन। वीरेंद्र जी, हमारे आईआईटी कानपुर रेडियो के लिए अगर आप कुछ कहना चाहें तो कहिए। आईआईटी कानपुर के कम्युनिटी रेडियो के श्रोताओं का मैं अभिनंदन करता हूं और मुझे खुशी है कि इस तरह का टेक्नोलॉजिकल एक एप्लीकेशन यहां पर किया जा रहा है। और ये मुझे याद दिलाता है उस ज़माने की जब टेलीविज़न नहीं था तो आईआईटी में अपना टेलीविज़न भी चला करता था और उसमें मैं समाचार पढ़ा करता था। तो वीरेंद्र जी, हमारे श्रोता आपके बचपन से लेके अब तक की जो बातें हैं वो संक्षिप्त रूप में सुनना चाहेंगे। मेरे माता पिता सन 47 के जो पार्टीशन हुआ था देश का, उस दौरान लाहौर से माइग्रेट हुए थे और नासिक में आकर बस गए। नासिक में उन्होंने, हालांकि पढ़े लिखे थे, बीकॉम थे, उन्होंने लकड़ी कोयले का व्यापार किया और मेरा बचपन, मेरी शिक्षा मराठी में वहीं से शुरू हुई। मराठी वाचन माला पुस्तक पहले से, मामा आला, मामी आली, मामाची गाड़ी आली, चलिए ये सब सीखा मैंने। ये संयोग है कि आपका इंटरव्यू लेने वाला भी एक मराठी है। उसके बाद वो समय कैसे बीता, माता पिता की स्ट्रगल देखी मैंने। उसके बाद पिताजी ने रेलवे में नौकरी मिली उनको, वेस्टर्न रेलवे में, गंगापुर सिटी। तो हम राजस्थान में आ गए। कक्षा 2 में वहाँ था मैं। और कक्षा 2 में एक बार मैंने वहाँ बेर तोड़े स्कूल में। प्रिंसिपल ने मेरे को बुलाकर डांटा तो मैंने कहा आपने पेड़ क्यों लगवाया यहाँ पर, पेड़ हटवा देना चाहिए। मैंने जो जवाब दिया, और वो एक ऐसा नगर था जो, स्टेशन तो बहुत सुंदर था, बिजली भी थी, लेकिन अंदर एक गांव था, कच्ची सड़कें थी, रेतीली, पैरों में मिट्टी भर जाती थी। तो हम जाकर घर में दादाजी से कहते थे कि ये मिट्टी इकट्ठी कीजिए, हम घर बनाएंगे इससे। तो ये परिकल्पना थी। उसके बाद 1 वर्ष बाद हम लोग बरेली आ गए। बरेली में पिताजी रेलवे हायर सेकेंडरी स्कूल में अध्यापक बने हिंदी के, तो वहीं मैंने शिक्षा ग्रहण की। उसके बाद गवर्नमेंट इंटर कॉलेज से इंटरमीडिएट किया और यहाँ तक मुझे इंजीनियरिंग का मैंने नाम नहीं सुना था। जब मैं अपनी मार्कशीट लेने गया तो पता लगा कोई मित्र आईआईटी जा रहा है, कोई मित्र रुड़की जा रहा है। तो हमने पूछा भाई ये क्या होता है। तो खैर देर हो चुकी थी, मेरी कोई संभावना नहीं थी। मैंने बीएससी ज्वाइन कर ली और 1 वर्ष बाद जब प्रयास किया तो आईआईटी खड़गपुर में मौका मिला। माता पिता ने कहा नहीं, दूर नहीं भेजेंगे घर से। ये भी एक प्रतिबंध हुआ करता था। जी, घरों का वातावरण ऐसा था। जी। अगले वर्ष आईआईटी कानपुर में आने का मौका मिला क्योंकि बरेली के नज़दीक था। तो आपने दोबारा दिया। बीएससी भी कंप्लीट हो गई 2 वर्ष में। तो आईआईटी में आया और यहाँ का शुरू का जो माहौल था पढ़ने लिखा, एक कम्पिटिटिव एनवायरनमेंट था जो एक यूनिक था, जो बाहर में नहीं है कि आपके एक निश्चित प्रतिशत आ गए तो आपको फर्स्ट डिवीज़न हो गई, सेकंड डिवीज़न हो गई। यहाँ तो कंपटीशन था जी। तो उससे थोड़ा सा रूबरू होना पड़ा। मार्च 1967 में जिमखाना का इलेक्शन हुआ और जिमखाना के वाइस प्रेसिडेंट जो इलेक्ट हुए थे मिस्टर नटराजन,
वो रसायन विज्ञान के शोधार्थी थे, रिसर्च स्कॉलर थे। उन्होंने स्वामी चिन्मयानंद को जी इनवाइट किया। दैट वाज वेरी गुड एक्सपीरियंस टू लिसन टू ए सेंट एंड आई सॉ दैट देयर वाज ए लार्ज क्राउड। मेरे को लगा कि जब इतनी क्राउड इंटरेस्टेड है इस विषय में, तो क्यों ना इस तरह का एक फोरम तैयार किया जाए जी जिसके माध्यम से हम इसको प्रमोट करें आगे विचारधारा को। तो हम मित्रों ने मिलकर विवेकानंद समिति नाम से एक ग्रुप बनाया और डॉक्टर पी.के. केलकर ने उसको पूरा सहयोग देने का आश्वासन दिया। और उस दौरान हमने कई और वक्ताओं को आमंत्रित किया, जिनमें 2-3 नाम मुझे याद हैं अब। स्वामी रंगनाथानंद रामकृष्ण मिशन के अध्यक्ष हुआ करते थे। वियोगी हरि महात्मा गांधी के सहयोगी थे। अच्छा। उनको हमने इनवाइट किया था आईआईटी कैंपस में। और एक बात मैं जो कहना चाहूँगा कि पत्रकारिता में श्री नरेंद्र मोहन, जो उस समय जागरण के प्रधान संपादक थे, जी उनका हमें बहुत सहयोग मिला। जब भी उनको फ़ोन करते थे, विवेकानंद समिति के हर कार्यक्रम में वो उपस्थित होते थे और हमारा समाचार वहाँ पर समाचार पत्र में कवर अच्छा। होता था। और एक बार तो उन्होंने अंग्रेजी का अखबार शुरू किया था, उसमें उन्होंने विवेकानंद समिति के बारे में पूरा आधा पेज भर दिया था। तो बड़ा एक अलग ही माहौल था। अब जब मैं लौट के आया हूँ, मुझे खुशी हुई कि यहाँ पर विवेकानंद समिति आज भी और चल रही है बहुत और बहुत अच्छा काम कर रही है। बहुत अच्छा काम कर रही है और उसके सब्सक्राइबर्स काफ़ी हैं। हाँ। और काफ़ी अच्छा चल रहा है। खासकर फेसबुक पर जो है उसका जी 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 पेज भी है। उस दौरान भी जब मैं यहाँ था तो कुछ हमारे जो जूनियर्स फ्रेंड्स थे, उन्होंने नाटक का मंचन किया आधे अधूरे। उससे कुछ 1500 रुपये बचाए और फिर हम लोगों ने नानकारी में एक चिकित्सालय मतलब एक मेडिकल फैसिलिटी स्टार्ट की। जी उसके लिए डॉक्टर धूपड़ के फादर जी 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 ने सेवा दी अपनी होम्योपैथिक। जी मैं उनको साइकिल से उनके घर से लेके नानकारी गांव जाता था जी जी और फिर उनको घर छोड़ता था। तो ये एक नया आनंद था। जी श्रोताओं को नहीं मालूम है, पर मुझे मालूम है कि मैं उस वक्त छोटा सा था और टाइप 1 में ही रहता था। हाँ, और डॉक्टर दुपड़ के फादर आते थे राइट। और होम्योपैथिक। और मैं बहुत भाग्यवान हूँ, या मेरा परिवार भाग्यवान है कि दवाएं रखने का स्थान मेरे घर की अलमारी ही था। और दूसरा, वहाँ पर नानकारी गांव के पास एक मंदिर था टाइप 1 क्वार्टर के पास, जी जी जहाँ शाम को आरती होती थी जी और बच्चों को रोज प्रसाद बंटता था। जी तो मैंने वहाँ पर एक परंपरा प्रारंभ की कि प्रसाद बंटने से पहले सब बच्चे एकत्र होकर लाइन में प्रार्थना करेंगे, जी प्रार्थना के बाद प्रसाद लेंगे। वाह। तो जय जय सुरनायक जन सुखदायक प्रणतपाल भगवंता, वाह वाह। और वह शक्ति हमें तो दया निधे, कर्तव्य कर्तव्य मार्ग पर डट जाएं। क्या ये दो बात। प्रार्थनाएं वहाँ पर सामूहिक होती थी और ये एक तरह से वहाँ का नियम बन गया था। मैं हूँ या नहीं हूँ, वो नियम वहाँ चलता था। आज पता नहीं चलता है नहीं चलता, जैसा भी है जो भी है। और अगर नहीं चलता हो तो मेरा आग्रह है कि वो फिर से शुरू हो। जो भी उनके करता रहता है IIT कानपुर टाइप 1 मंदिर के, उनसे मेरी प्रार्थना है कि उस परंपरा को फिर चालू करें। मुझे खुशी होगी जानकर। वीरेंद्र जी, हमारे श्रोताओं को ये बताइए कि आपको प्रसन्नता कब कब होती है और क्षोभ या दुख कब होता है? जब मैं किसी व्यक्ति द्वारा सामाजिक कार्य करने का कोई अनूठा प्रयोग मेरी नज़र में आता है समाचार माध्यम से, जी मुझे बहुत खुशी होती है और लगता है मैं भी क्यों ना ऐसे किसी काम में जुड़ जाऊं। और जहाँ तक दुख की बात है, तो जब मैं किसी असहाय को या किसी शहीद के परिवार को देखता हूँ, जब उसके परिवार में उनका शव लाया जाता है तो क्या हालत होती है, उसको देखकर मेरा हृदय जो है भरा। बहुत भर आता है कि आखिर ये क्यों हो रहा है, जी जी। उनका क्या कसूर था। वीरेंद्र जी, हमारी जो संस्था है वो एक इंजीनियरिंग कॉलेज है, तो आप इंजीनियरिंग के महत्व में कुछ कहना चाहेंगे क्या? देखिए, मेरे विचार में इंजीनियरिंग एक कला है, एक आर्ट है। जिस तरह से कुम्हार बर्तन घड़ता है, सुनार गहने बनाता है, दे ऑल क्रिएट समथिंग। वो लोग कुछ, उसमें भी इंजीनियरिंग है। और कहने को आजकल लोग सोशल इंजीनियरिंग की बात भी करते हैं। जब राजनीतिक पार्टियां कुछ वर्गों और समुदायों को जोड़कर वोट जीतने की बात करती हैं, इट्स कॉल्ड सोशल इंजीनियरिंग। तो इंजीनियरिंग का दायरा बहुत बड़ा है। जी और IIT में तो जैसा आपको मालूम है, विज्ञान के विषय भी पढ़ाए जाते हैं
आर्ट्स के विषय भी पढ़ाए जाते हैं, लेकिन मेरा विचार ये है कि हर विषय में पढ़ने वालों को इंजीनियरिंग की सोच होनी चाहिए। दे शुड थिंक ऑफ इंजीनियरिंग, बिकॉज साइंस जो है वो विज्ञान है, ज्ञान है, तो इंजीनियरिंग उसका एप्लीकेशन है। और बिना ह्यूमैनिटीज़ के व्यक्ति सफल नहीं हो सकता। क्या बात। तो इन सबको मिलाकर, लेकिन हर व्यक्ति को, चाहे वो ह्यूमैनिटीज़ का हो चाहे वो साइंस विषय का हो, उनको इंजीनियरिंग की एक सोच होनी चाहिए, मानसिकता विकसित की जानी चाहिए। मूल संकल्पना उनकी जो है वो इंजीनियरिंग ओरिएंटेड होनी चाहिए जी। तो उससे जो है उनकी क्रिएटिविटी बढ़ेगी, उनकी उपयोगिता और उनके विषय का भी उपयोग अच्छा होगा जी। अगर इंजीनियरिंग हो तो क्रिएटिविटी में 4 चांद लग जाएंगे। 4 चांद लग जाएंगे। वीरेंद्र जी, आजकल जैसे दिन पे दिन जेई के एग्ज़ाम की बच्चों की भीड़ बढ़ती जा रही है, और हम लोग देखते भी हैं कि ज़्यादातर बच्चों की इच्छा होती है कि आगे चल के इंजीनियरिंग करें और इंजीनियर बने। हम लोग ये भी देखते हैं कि दिन पे दिन जो रोज़गार है वो कम होता जा रहा है। तो ऐसे में आप इंजीनियरिंग करने के बाद क्या उसका महत्व बढ़ेगा और कितना उसका महत्व बढ़ सकता है, इसके बारे में कुछ बताइए। मेरे विचार में इंजीनियरिंग का महत्व जो है वो कभी कम नहीं होगा, बढ़ता ही रहेगा। क्योंकि इंजीनियरिंग, रोजगार जरूर कम हो रहे हैं, लेकिन इंजीनियरिंग के उपयोग की सीमा नहीं है। क्योंकि इंजीनियरिंग का उपयोग जीवन के हर क्षेत्र में होता है, चाहे वो एग्रीकल्चर हो, चाहे वो मेडिसिन हो। मेडिसिन वालों को भी इंजीनियरिंग की आवश्यकता है। आजकल जितने अच्छे उपकरण आ रहे हैं डायग्नोस्टिक, वो इंजीनियरिंग की तो देन है। और उसके लिए इंजीनियर्स को मेडिकल विषय में भी जानकारी जाननी होती है। उसी के बिना वो कर नहीं सकते उसको। तो मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच डेवलप हो रही है वर्ल्ड में, वहाँ पर इंजीनियरिंग हर पक्ष को छूती है। मेरे विचार में इंजीनियरिंग एक सोच है जो हर नागरिक में जरूरी है, और फिर हम डिग्री हासिल कर लें तो सोने पर सुहागा है। वीरेंद्र जी, आपसे बात करके ऐसा लग रहा है कि आपके विचार बहुत प्रेरणा देने वाले हैं। तो निश्चित रूप से आपकी इच्छा रहती होगी कि कुछ लिखूं, तो आपने कुछ किताबें भी लिखी हैं क्या? मैंने इंजीनियरिंग के बारे में, क्योंकि आजकल हर कोई आईआईटी का दीवाना है, एडमिशन मिले या ना मिले, सरकार की भी चेष्टा रहती है कि आईआईटी की संख्या बढ़ा दो, आईआईटी की सीटें बढ़ा दो, ताकि अधिक से अधिक लोग आईआईटीएन बन सकें। लेकिन ये ज़रूरी नहीं कि वो आईआईटी आएँ, किसी भी इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ें। उनको इंजीनियरिंग का मतलब पता होना चाहिए जी। इंजीनियरिंग के जो ब्रांचेस हैं उनका मतलब पता होना चाहिए, उनका एप्लीकेशन कहाँ होता है ये जानकारी होनी चाहिए जी। और इस विषय में उनको अपने प्रथम वर्ष से प्रयास करना चाहिए। दूसरा, उनको अपने बारे में भी जानना चाहिए, उनकी स्ट्रेंथ क्या है, वीकनेस क्या है, समाज में क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं। और एक बार कैरियर में जाएंगे तो खतरे भी बहुत हैं, जिन्हें थ्रेट्स कहते हैं। इनको अंग्रेजी में मैनेजमेंट के वर्ड्स में SWOT कहते हैं, स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट्स। इसकी जानकारी हर विद्यार्थी को होनी चाहिए और उसको इसका पालन करना चाहिए, जिससे वो सफल इंजीनियर बन सके। तो आईआईटी में न भी आ पाए, लेकिन आईआईटी भी ऐसे काम कर सकती है कि दूसरे कॉलेजों में पढ़ने वालों के लिए क्रैश कोर्स बना सकती है, 6 महीने के, 3 महीने के, जिनसे उनको आईआईटी का सर्टिफिकेट भी मिल जाए, नाम भी हो जाए और उनकी वैल्यू एडिशन हो जाए उनके ज्ञान की। बिल्कुल, आईआईटी के सर्टिफिकेट का महत्व तो रहेगा। तो वीरेंद्र जी, हमें ज़रा अपनी किताबों के नामों के बारे में बताइए और उनके बारे में थोड़ा बताइए। मेरी पहली पुस्तक है ड्रीम IIT, क्योंकि हर कोई आईआईटी का सपना लेता है तो उसका मतलब नहीं समझता। उसको मतलब को समझे, इंजीनियरिंग के व्यवसाय को अंडरस्टैंड करे और कैसे अच्छा इंजीनियर बन सके, ये मैंने इस पुस्तक में कवर करने की कोशिश की है। और मैंने ये भी बताया है कि एक बालक जो हाई स्कूल पास करके टाइम कीपर बन गया किसी फैक्ट्री में, वो भी पार्ट टाइम स्टडी कर करके अल्टीमेटली उसने आईआईटी दिल्ली से एमटेक किया और आज वो किसी बड़ी कंपनी में वाइस प्रेसिडेंट है। तो इसका मतलब कि इंजीनियर बनने के लिए ज़रूरी नहीं है कि आप आईआईटी शुरू से जाएं, कंपटीशन में आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में बैठें। ये व्यक्ति बिना किसी उसके पहुंचा है, तो ऐसे भी लोग हैं। ये मैंने अपनी पुस्तक में इनका उल्लेख किया है। ये तो बहुत सावर्धक बात बताई आपने। दूसरा ये है कि आजकल एक हमारा ज़माना था जब हम लोग कभी नौकरी का और पैकेज का चिंतन नहीं करते थे। आज हर बच्चा किसी को बोली मैं आपको नौकरी दिलवाता हूँ तो पूछता है पैकेज क्या मिलेगा। वो ये नहीं बताता कि वो काम क्या करेगा जी। या उसकी काबिलियत क्या है। पैकेज पर
लोगों की नज़र रहती है। जी। तो वर्ष 2014 के दिसंबर में आईआईटी बम्बई के 12 छात्रों ने 1.5-2 करोड़ के पैकेज मिलने पर उनको छोड़ दिया जी। कि हम ज्वाइन नहीं करेंगे। अच्छा। ऐसा ही कुछ आईआईटी कानपुर के 4 छात्रों ने किया, उनको अच्छे बड़े पैकेज मिले, जी। उन्होंने कहा नो वी डोंट वांट टू ज्वाइन, रिग्रेट कर दिया उन्होंने, क्योंकि उनकी विचार उद्यमिता की ओर जाने की थे, स्टार्टअप की ओर जाने के थे। तो इसको लेकर टाइम्स ऑफ इंडिया ने उनके माता पिता का इंटरव्यू लिया, तो ये लगा कि वो बहुत परेशान हैं, उनको खुश नहीं थे वो इस बच्चों के निर्णय से। जी जी। तो इसको मैं कहता हूँ एक वायरस जो आज हर माता पिता में है। बच्चा बोलना शुरू करता है, हमारे बच्चे ने ABCD बोलता है, 1 to 10 आ गया इसको, ये राइम आती है इसको, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, और पहली क्लास से ही वो सोचते हैं कि ये क्लास में टॉप कर रहा है। ये जो मानसिकता है ये अच्छी नहीं है, इसको मैं कहता हूँ वायरस। आपने एक किताब भी लिखी है इस वायरस के तो ऊपर? हाँ, मैंने एक नया वायरस करोड़पति इंजीनियर हिंदी में लिखी है। उसमें भी कोशिश की है बताने की कि इंजीनियरिंग का मतलब समझें, इंजीनियर कैसे बने, और इंजीनियर बन के जरूरी नहीं कि आप नौकरी करें, आप उद्यमी कैसे बन सकते हैं, इसके भी मैंने तरीके सुझाए हैं। और इस पर मैं आगे और कार्य कर रहा हूँ। अभी मैं एक पुस्तक लिख रहा हूँ, थिंक बियॉन्ड बिलियंस। अच्छा। हर कोई करोड़पति बनने की कल्पना करे। आपको पता होगा कि हर वर्ष समाचार पत्रों में आता है कि ये 100 व्यक्ति जो हैं दुनिया के सबसे बड़े करोड़पति हैं, अरबपति हैं। जी जी। तो हम क्यों नहीं कल्पना कर सकते? बने चाहे न बने, हर व्यक्ति को कल्पना करनी चाहिए कि मैं भी करोड़पति बनूं, लेकिन सिर्फ अपने लिए नहीं, समाज के लिए। समाज के लिए। वीरेन जी, केवल इंजीनियरिंग छात्रों के लिए नहीं, मुझे पता है आपने बच्चों के लिए भी कुछ किताबें लिखी हैं। ऐसा है, मेरे जो रुचियां हैं वो एक ट्रैफिक मैनेजमेंट के बारे में हैं। आज दुर्घटनाएं बहुत होती हैं, बड़े बड़े नौजवान घरों से चले जाते हैं और वो क्या उनकी हालत होती है घरों की, ये सोचना मुश्किल है। जी। लेकिन बड़ा मुश्किल काम है ये। तो मैंने एक संस्था बनाई थी, तुलसी का TULSI, एक ये एब्रीविएशन था। T फॉर ट्रैफिक एंड ट्रांसपोर्ट, U फॉर अर्बन, L फॉर लाइफ, S फॉर सिस्टम, I फॉर इम्प्रूवमेंट। तो तुलसी मेरी जो थी ये 5 वर्ष चली, 2003 से 2008 तक। और सोसाइटी रजिस्ट्रेशन में खर्चा होता है वो मैं कर नहीं सकता था, कोई कमाई नहीं थी इसमें, तो इसलिए बंद करना पड़ा उसको। लेकिन मैंने फिर एक पुस्तक लिखी सड़क पर, उसमें मैंने अपने अनुभवों को संकलित किया है। जो मैं ऑब्जर्वेशन करता हूँ सड़क पर, जब भी निकलता हूँ कोई ना कोई नया अनुभव नज़र आता है, उसको मैंने अपनी पुस्तक में संकलित किया है। कुछ छोटी मोटी तुकबंदियाँ भी हैं। उसके बाद में बच्चों को हम राइम्स बहुत सिखाते हैं, अंग्रेजी की, कुछ हिंदी की भी थी। तो मछली जल की रानी है, मछली जल की रानी है, जीवन उसका है ना। और वो पटरी पर थी, ये क्या सड़क बनी है लंबी चौड़ी, उस पर चलती मोटर गाड़ी, सब बच्चे पटरी पर आओ। अब पटरियां ही जो हैं वो कब्जाई गई हैं, पटरियों पर दुकानें लग रही हैं, या पटरियां होती ही नहीं हैं। जी। जब पटरी ही नहीं है तो पटरी पर कहाँ से आएंगे? तो मैंने कुछ कविताओं का संकलन बनाया है बच्चों के लिए, जो मुझे आशा है उनमें अनुशासन की प्रेरणा देंगी उनको। जी। मैं एक कविता सुनाता हूँ आपको। जरूर जरूर। सूरज गोल चंदा गोल, सूरज गोल चंदा गोल, नहीं पड़ेंगे ध्यान लगाकर मिलेगा हमको अंडा गोल। वाह। सूरज गोल चंदा गोल, नहीं पड़ेंगे ध्यान लगाकर मिलेगा हमको अंडा गोल। चलते क्यों हम लाइन लगाकर, होता जब टीचर कंट्रोल। क्लास में जब टीचर डंडा लेकर साथ में चलती है बच्चों की पंक्ति के साथ में, तो बच्चे पंक्ति में चलते हैं, और जहां टीचर हटी बच्चे इधर उधर फुदकते हैं। तो चलते क्यों हम लाइन लगाकर, होता जब टीचर कंट्रोल। जागो जानो जीवन में क्या है अनुशासन का मोल, आओ करें ट्रैफिक कंट्रोल, आओ करें ट्रैफिक कंट्रोल। मैं चाहता हूं ये कविता जो है हर नर्सरी स्कूल में बच्चों को याद कराई जाए और उसकी प्रैक्टिस करवाई जाए। इसके म्यूजिकल क्या कहते हैं, संगीतबद्ध किया जाए। हाँ, किया जाए, और इसका जितना अधिक प्रचार हो सके। अब सड़क नहीं है ज़्यादा चौड़ी, सीख स्कूल से ले लें थोड़ी, सड़क नहीं है ज़्यादा चौड़ी, चलें अगर हम लेन में अपनी, होगा तब ट्रैफिक कंट्रोल। नहीं कहीं भी जाम लगेगा, एक्सीडेंट का रोग मिटेगा, मरे न कोई कभी सड़क पर, जीवन है अनमोल।
जीवन है अनमोल, आओ करें ट्रैफिक कंट्रोल, आओ करें ट्रैफिक कंट्रोल। हर व्यक्ति की जिम्मेदारी है वो इस पंक्तियों को याद कर ले कि आओ करें ट्रैफिक कंट्रोल, क्योंकि जीवन है अनमोल। धन्यवाद। वीरेंद्र जी, आपने आईआईटी से मेटलर्जिकल इंजीनियरिंग में बीटेक किया है। जो आपने जो संगठन बनाया है इस्पात भारती, उसके बारे में हमारे श्रोताओं को कुछ बताइए। मेरा पहला तो इसके बारे में कहना यह है कि इस्पात का मतलब यहाँ इस्पात से नहीं है। मैं उसको बताता हूँ। मैंने अपना कार्यकाल जो है स्टील इंडस्ट्री से शुरू किया था, सेल से, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वहाँ पर मेरे किसी ज्ञान की, टेक्निकल नॉलेज की उपयोगिता नहीं थी, क्योंकि उन्होंने मेरे को शिपिंग पर लगा दिया, डिस्पैच का कार्य दे दिया। ट्रक और वैगन डिस्पैच करवाना मेरा काम था, तो ये मेरी उपयोगिता नहीं थी वहाँ पर जी। उसके बाद में मैंने कोशिश की अपना व्यवसाय बदलने की, तो मैं ट्रेनिंग साइड में आया। ट्रेनिंग में मुझे काफ़ी स्ट्रगल करना पड़ा, और करते करते मैं मिनिस्ट्री ऑफ स्टील के एक संस्थान में मंडी गोविंदगढ़ पंजाब पहुँच गया, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सेकेंडरी टेक्नोलॉजी। वहाँ मेरा लघु उद्योग से मेरा बहुत संपर्क हुआ जी। मैंने उनकी समस्याओं को जाना। फिर एक यूएनडीपी का प्रोजेक्ट था मिनिस्ट्री ऑफ स्टील में, रिमूवल ऑफ बैरियर्स टू एनर्जी एफिशिएंसी इन स्टील रोलिंग मिल्स। उसमें मुझे पूरे देश में घूमने का मौका मिला। मैंने उन समस्याओं को समझा। उसमें एक काम था टेक्नोलॉजी का उन्नयन, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री में टेक्नोलॉजी को कैसे इम्प्रूव करें। लेकिन उसमें मेरी सोच ये थी, जो मेरी ऑब्जर्वेशन थी कि बिना क्वालिफाइड इंजीनियर्स के एडमिट, उनको जोड़े हुए उनसे, उनका उन्नयन नहीं हो सकता। वो सारे फोरमैन बेस्ड हैं जी। और फोरमैन जो है वो 8वीं पास या आईटीआई या कुछ भी होता है, तो वो संभावना नहीं है। तो वहाँ से मुझे ये शब्द, एक मैंने विचार मन में आया कि देयर इज़ नीड फॉर टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन। तो मैंने इनिशिएटिव टू सपोर्ट प्रमोशन ऑफ टेक्नोलॉजी, ये मैंने ISPAT, इनिशिएटिव टू सपोर्ट प्रमोशन ऑफ एडवांस्ड टेक्नोलॉजीज। ये तो इसमें आपने अलंकार का प्रयोग कर दिया, श्लेष अलंकार। हाँ, एक ही जगह पे दो उसके अर्थ। इनिशिएटिव टू सपोर्ट प्रमोशन ऑफ एडवांस्ड टेक्नोलॉजी इज ISPAT। ओके। एंड भारती इज विद्या, विद्या की देवी, ज्ञान का प्रचार। ये 2 लक्ष्य हैं जो इस्पात भारती फाउंडेशन के हैं। IIT कानपुर कम्युनिटी रेडियो से आपको बात की शुभकामनाएं हैं कि आपका इस्पात संगठन दिन प्रतिदिन प्रगति के मार्ग पर चले। अभी मेरी कल्पना है कि हम एक ऐसा पोर्टल बनाएं जिस पर इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स, इंजीनियरिंग व्यवसायी, प्रोफेशनल्स और इंजीनियरिंग इंडस्ट्री जुड़ सके आपस में। ये पोर्टल बिल्कुल फ्री नहीं होगा जी, लेकिन ये इंजीनियर्स को इंजीनियर बनने में मदद करेगा और लघु उद्योग को ऊपर उठने में मदद करेगा, क्योंकि हर मल्टीनेशनल लघु उद्योग से शुरू हुआ है जी। तो ये परिकल्पना हर लघु उद्योग में होनी चाहिए कि हम कैसे नेशनल बने, मल्टीनेशनल बने, ट्रांसनेशनल बने। इन चीज़ों को जोड़ने के लिए मेरी परिकल्पना है कि वो इस्पात भारती फाउंडेशन के माध्यम से ही, इसकी जो वेबसाइट है उसके माध्यम से हम इसको शुरू करने जा रहे हैं। अब आगे सफलता असफलता जो है वो तो, लेकिन इसके माध्यम से मैं चाहूँगा, मैं खुद उद्यमी नहीं बनना चाहता, बनना पड़ेगा मेरे को, लेकिन इसके साथ मैं औरों को जोड़ना चाहूँगा जो उद्यमी बने जी। एंड दे विल बी ऑल माई एसोसिएट्स, नॉट एम्प्लॉयज़। इस परिकल्पना में वीरेंद्र जी, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। अब अंत में हम चाहेंगे कि आप युवाओं के लिए और अर्थात निश्चित रूप से IIT के जो छात्र हैं उनके लिए कोई संदेश, की सफलता के लिए कोई संदेश देना चाहेंगे? मैं समझता हूँ IIT के छात्रों के लिए प्लेसमेंट की कोई डिफ़िकल्टी नहीं है, लेकिन उनको सोचना चाहिए कि हमारे जो साथी दूसरे कॉलेजेस में पढ़ रहे हैं उनको कैसे ऊपर उठाया जाए, उनकी क्वालिटी वाइज, उनके एम्प्लॉयमेंट वाइज। तो दे शुड बी कंसर्न अबाउट देयर को सिटीजन्स, सहपाठी जो उनके साथी, उनके सम वयस्क हैं, उनके बारे में सोचना चाहिए उनको। वीरेंद्र जी, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। हमारा जो IIT कानपुर कम्युनिटी रेडियो 90.4 अभिभूत हो गया आपसे साक्षात्कार लेके। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी, और सभी IIT के श्रोताओं का अभिनंदन। तो श्रोताओं, IIT कानपुर कम्युनिटी रेडियो से आप अभी सुन रहे थे साक्षात्कार प्रोफेसर वीरेंद्र ग्रोवर जी से, जो कि यहाँ के IIT के पूर्व छात्र हैं 1966 बैच के। तो सुनते रहिए IIT कम्युनिटी रेडियो 90.4 और अपने भाई
मदन गोपाल वैजापुरकर को आज्ञा दीजिए। नमस्कार।